Hello everyone, so welcome to the third lecture of liquid solution। ठीक है, हम लोगों ने दो लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन की बात करी, हेनरी लॉ के बारे में बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं रॉड्स लॉ की तरफ। उससे पहले एक हेनरी लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो जेई एडवांस में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दैट इज के एच फोर solubility KH4 solubility of N2 in water at 298 Kelvin is 10⁵ atm। ये हमारा KH दिया हुआ है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है एयर में, ठीक है, वो दिया हुआ है इन एयर, दैट इज इक्वल टू 0.80। एंड हमें यहाँ से निकालना है मोल्स ऑफ, फाइंड मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर, find moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water, dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm प्रेशर। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए एंड एक बार अटेम्प्ट करो। देखो क्या क्या डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। हमारे पास के एच है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 फ्रॉम एयर है, ठीक है, जो डिजोल्व किया गया 10 मोल्स वाटर में, और जो टोटल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं क्या है हमारा 5 atm है। ठीक है, अब देखो 5 atm जो प्रेशर है वो तो टोटल एयर का है। ठीक है, हमारे काम का कितना है, N2 से रिलेटेड काम का है। तो सबसे पहले जो हम अपना पी गैस निकालेंगे, वो पी गैस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर टोटल प्रेशर 5 है और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.80। तो मेरा काम का जो प्रेशर है, मतलब पी गैस जो है वो कितना आया मेरा 4 atm यहाँ पर निकल कर आया। ओके, ठीक है, अब नाउ अब हम यहाँ पर ये हमारा प्रेशर काम का है, इस पर हम लोग हेनरी लॉ लगाएंगे। हेनरी लॉ का इक्वेशन क्या था, दैट इज पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो कि हम यहाँ पर N2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पी गैस मेरा कितना है 4 atm है। ठीक है, 4 atm, के एच मेरा कितना 10⁵ और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ओके, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो मेरा निकल कर आया वो आया 4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अच्छा ये मोल फ्रैक्शन है, हमें मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। अब एक बात बताओ, किसी के मोल फ्रैक्शन अगर इतना कम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके मोल्स भी कम है। देखो अगर मैं इसे लिखता हूँ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही तो लिखेंगे। ठीक है, ये कितना है 4 इंटू 10⁻⁵। और यहाँ तुम्हें पता है कि वाटर तो मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो वाटर के मोल्स कितने हो गए यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 10। बात क्लियर? ठीक है, तो मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस 10, अगर किसी का मोल फ्रैक्शन इतना कम है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि उसके मोल्स ही कम है। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो हमारा जो मोल्स ऑफ N2 प्लस 10 करके जो आएगा वो बेसिकली इक्वल टू 10 ही होगा, क्योंकि वैल्यू इतनी कम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मोल निकल कर आया, दैट इज मोल्स ऑफ N2, वो निकल कर आता है 10 उधर चला जाएगा, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴। ओके, इतने मोल्स बेसिकली N2 गैस के होंगे जो डिजोल्व होंगे। ओके, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये जे एडवांस का पुराना क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हमारी हेनरी लॉ की बात हो चुकी है, हम वेपर प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाली जाए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, दैट इज वेपर प्रेशर
वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हम वेपर प्रेशर पर सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा गिलास कभी भी जब होता है, ठीक है, तो गिलास में जब पानी भरा हुआ होता है और हम उसको अगर ढक कर किसी चीज़ से अगर हम छोड़ देते हैं उसको, जैसे रात को ढककर सो गए तो सुबह देखा कि उस पर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर मेरा कोई भी कंटेनर है, ठीक है, मेरा यहाँ पर एक कंटेनर है, ये मेरा कंटेनर है जिसमें क्या है, मेरा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर है, कोई भी लिक्विड है। अब ये कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पर है, ठीक है, एट टी केल्विन, हम इसको पानी ले लेते हैं क्योंकि पानी से हम ज़्यादा नोन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा देखते हैं कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस के यहाँ पार्टिकल्स हैं, वो इवेपोरेट होकर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक जाते रहते हैं, ठीक है। एंड देन फिर ऐसा होता है कि जो एक्साइटेड पार्टिकल्स थे जो ये गए थे, ठीक है, इनमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डीएक्साइड करके, मतलब वो एनर्जी डाउन हो जाती है तो वो क्या कर जाते हैं, कंडेंस करने लगते हैं। तो उस टाइम पर ऐसा होता है कि कुछ पार्टिकल जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल आ रहे हैं। जाना मतलब दैट इज इवेपोरेशन, ओके, एंड पार्टिकल सेटल डाउन हो रहा है मतलब वेपर से कहाँ आ रहा है, लिक्विड में, दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है। जिस वक्त ये आना जाना बराबर हो जाता है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, अगर बराबर हो जाता है, उस पॉइंट पर जितनी भी वेपर्स ऊपर प्रेजेंट होती हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ डिफाइन करें, दैट इज इट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर, it is the equilibrium pressure exerted by the vapors of liquid above liquid surface, above liquid surface, ठीक है। तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पर होगा क्या, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू होगा, दैट इज रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का जो रेट है वो कंडेंसेशन के रेट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब हमें ये जानना है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है ये किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है, दैट मीन्स फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात की जाए, ठीक है। तो हियर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब सबसे पहला फैक्टर तो यही होता है कि देखो वेपर्स ज़्यादा कब बनेगी, जब कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के बीच में वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे, तभी तो ज़्यादा वेपर बनेंगे एक दूसरे से, तभी तो दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, दैट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड, हियर दैट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड की बात करी जाए तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज जो मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर वो डिक्रीज करते हैं उस दौरान जो हमारी वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, दैट मीन्स वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। अब अगर किसी की वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि जो पहले से उड़ जा रहा है, वोलेटाइल होना मतलब जल्दी उड़ जाना, ठीक है, पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो जो जल्दी उड़ जाते हैं उनको उड़ाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वोलेटाइल ज़्यादा, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा। अगर मैं एक एग्जाम्पल भी लूँ, ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर हमारा इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल में हमारा कौन प्रेजेंट है, ठीक है। इथेनॉल का एग्जांपल अगर हम यहाँ लेते हैं
तो ये 2 इथेनॉल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस पर डेल नेगेटिव है, इस पर डेल पॉजिटिव है, तो एक इंटरेक्शन जो है बेसिकली यहाँ होता है, जिसे क्या हम बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो ये जल्दी उड़ नहीं पाएंगे। तो अगर मैं ईथर की बात करूँ, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ईथर मेरा CH3O CH3 ये डाईमिथाइल ईथर है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं लाता हूँ तो इन दो मॉलिक्यूल में कोई किसी भी तरह का ये स्पेशल टाइप का इंटरेक्शन नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा, तो इसमें ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, जिसकी वजह से आराम से वेपर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ एक नोट करके पॉइंट लिखा जाए, नोट में हम लिखेंगे दैट इज एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात यहाँ पर करी जा रही है, टेम्परेचर नहीं बदलना है। एट सेम टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर है ऑफ डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, वो क्या होता है, इज मोर देन इथेनॉल। वो किससे ज़्यादा होता है, इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। और रीज़न इज बिकॉज देयर एग्जिस्ट intermolecular H bonding in alcohol, not in ether, ठीक है। अल्कोहल में प्रेजेंट होती है, ईथर में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। बात क्लियर, ओके। नाउ सेकेंड फैक्टर पर अगर हम बात करें, दैट इज टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर में अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर मेरा क्या होगा, ठीक है, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे वाटर मेरा, ठीक है, लिक्विड में है, ठीक है, और इसको ये लिक्विड से कहाँ जाएगा, गैस में जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अगर इस इक्विलिब्रियम का मैं Kp लिखूँ तो Kp क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, वेपर, ये प्रेशर ऑफ H2, और यही हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। और फिजिक्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए एक्वस टेंशन, ठीक है। यही वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्वस टेंशन होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि Kp है, बेसिकली किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर आ रहा है, ओके। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा G नोट इज इक्वल टू -RT ln लोगो, यहाँ ln ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, KEQ, ओके। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आ रखा है यहाँ, वेपर प्रेशर के, तो हम लोग डेल्टा G नोट क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -RT ln वेपर प्रेशर, ओके, ठीक है। तो डेल्टा G नोट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इस सेंस में। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, मेरे पास दो टेम्परेचर हैं, दो वेपर प्रेशर अगर मुझे रिलेट करने हैं, तो मैं कैसा कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है वेंट ऑफ इक्वेशन, दैट इज वेपर प्रेशर 2 बाय वेपर प्रेशर 1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये वेंट ऑफ इक्वेशन है, वेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जो रिलेट करती है दो वेपर प्रेशर को दो टेम्परेचर के साथ। चलिए आगे चलें। अच्छा, यहाँ एक नोट करके पॉइंट लिख लिया जाए कि देखो इस पूरी इक्वेशन में अगर ध्यान दिया जाए, वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो लिक्विड पे डिपेंड करता है, बाकी कोई अदर ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है। टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ नोट करके स्पेशल पॉइंट लिखा जाए कि
फॉर अ गिवन लिक्विड, फॉर द गिवन लिक्विड, ठीक है, जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड्स करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ओनली ऑन temperature, and it is independent of the factors like amount of liquid, size of vessel, और shape of vessel। कहने का मतलब शेप और साइज ऑफ वेसल पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं, इसमें हम डिफाइन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, टेक्निकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसकी बात करेंगे, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। उस बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल जो डेफिनेशन हमें पता है, ठीक है, उससे अलग टेक्निकल डेफिनेशन होती है, क्योंकि अब हमने वेपर प्रेशर पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि अगर मैं, ठीक है, मेरा कोई कंटेनर है, यहाँ पर ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मेरा लिक्विड है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको हीट करता रहता हूँ। ठीक है, और अच्छा तुम्हें पता है कि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो हम हीट करते रहते हैं लिक्विड को बॉईल करने के लिए, तो बहुत देर तक क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब पानी उबल जाता है। बेसिकली वो पॉइंट को डिफाइन करें तो वो वाला पॉइंट है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, मतलब जब वो काउंटर कर देता है उस वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उस पॉइंट पे बेसिकली उबलता है। होता क्या है कि जब उबलना स्टार्ट करता है तो जो भी एक्स्ट्रा हीट मिलती है उससे वो वेपर उड़ा देता है। दैट मीन्स एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो हीट लेना बंद कर देता है, दैट मीन्स वो बॉइलिंग पॉइंट है, उससे ऊपर अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं डिफाइन करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट, ठीक है, हेयर बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure। ठीक है, तो हमारा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वेपर प्रेशर होता है पानी का, ठीक है, वो होता है 1 atm के बराबर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 atm, तभी हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ और भी बातें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नोट करके। that is first point is boiling point is the maximum temperature which can be attained by a liquid, क्योंकि मैंने बोला कि हीट होता रहता है, उस पॉइंट पर आकर क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ना उसका बंद हो जाता है, वो एवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स PATM, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बढ़ा देंगे तो उस पॉइंट पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो हिली एरियाज पे एक प्रॉब्लम आती है कि वेपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज़्यादा एलिवेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम से बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर अटेन ही नहीं कर सकते, तो खाना बनाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट
to cook the food on hilly areas because boiling point of liquid decreases। अब इसके लिए क्या करते हैं, खाना तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्रेशर कुकर यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि बॉइलिंग एक्सटर्नल की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ लिखा जाए इट इज़ कन्वीनियंट, इट इज़ कन्वीनियंट टू कुक द फूड, it is convenient to cook the food in pressure cooker, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा ध्यान ये रहे कि अब हम लोग तो हिल एरियाज पे नहीं रहते हैं, ठीक है, बट हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उस पॉइंट पर, क्योंकि अलग अलग जो प्रेशर कुकर का यूज़ बेसिकली ऑन सी लेवल स्पीड अप करने के लिए, खाना जल्दी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग कैपेसिटी के प्रेशर कुकर रहते हैं, कुछ 5 ATM के भी रहते हैं, कुछ 10 ATM के भी रहते हैं, अलग अलग कैपेसिटी रहती है, जितना जिस तरह की चीज़ें हम लोग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें रहती हैं। ओके, ना एक चीज़ और होती है यहाँ पर, दैट इज ट्रोटॉन्स लॉ। ट्रोटॉन्स लॉ, प्रोटॉन्स लॉ कुछ नहीं है, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का एक रिलेशन है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा देखा गया है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वह अप्रोक्सीमेटली 88 के बराबर आता है, मतलब लिक्विड्स के लिए ये वैल्यू जो है 88 के बराबर आती है। अब 88 में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर हम यूनिट्स की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी हमारी, जूल में होगी। तो अब ये होगा जूल पर मोल, पर मोल मतलब मोल इनवर्स एंथैल्पी पर मोल होगी, और टेम्परेचर केल्विन में होगा, दैट इज केल्विन इनवर्स। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से रहती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 88। अगर कोई एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लोगों के लिए नहीं है, दैट इज नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, ये सब लोगों के लिए ये वैलिड नहीं है। जर्नल लिक्विड्स के लिए ये रेशो जो है वो 88 के बराबर आता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के, इतना कुछ ज़्यादा नहीं आता, बस ये एक रिलेशन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, आगे बात करें, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके साथ ही बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं रोल्स लॉ के बारे में, जिसका इंतजार था हमें, ठीक है, दैट इज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ बेसिकली, रोल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड का केस है, मतलब लिक्विड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ऐसे लिक्विड जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज फॉर टू मिसिबल, फॉर टू मिसिबल एंड वोलेटाइल, miscible and volatile liquid at constant temperature, ठीक है। दो मिसिबल लिक्विड हैं, वोलेटाइल हैं, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अपना रोल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कंटेनर बनाते हैं अपना, अब इसमें इस कंटेनर में हमारे अब दो कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है, एक रहेगा ए, दूसरा रहेगा बी। ये रहा मेरा कंटेनर, ओके। अब इस कंटेनर में हमने ए भी रखा है,
ठीक है, और साथ में बी भी रखा है, किसी एक टेम्परेचर पे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, किस पे बात कर रहे हैं, एट कोई टी केल्विन। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको पता है कि धीरे धीरे वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बनते 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 इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी कि ये एक कांस्टेंट वेपर सिचुएशन हो जाएगा। ओके, ठीक है, कांस्टेंट वेपर सिचुएशन मतलब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर पी सॉल्यूशन मतलब जो टोटल प्रेशर है वो ए की वजह से भी रहेगा और वो बी की वजह से भी रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब अगर मैं रोल्स लॉ की बात करूं, ठीक है, तो रोल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि देखो ए और बी दोनों हैं तो मोल फ्रैक्शन ए का भी आएगा है, मोल फ्रैक्शन बी का भी होगा, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो ए की वजह से भी है, बी की वजह से भी है। ठीक है, तो रोल्स लॉ का कहना ये है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, मतलब ए की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर बी है वो बी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पी ए पी बी है वो इस तरह से निकल कर आया। तो हम यहाँ पर अगर लिख पाएँ दैट इज पी सॉल्यूशन लिख पाए जो कि हमारा क्या था पी ए प्लस पी बी, तो हमारा पी एस इक्वल टू आ जाएगा दैट इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, इस तरीके से हमारा रोल्स लॉ जो है वो निकल कर आता है। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होगी कि पी ए नॉट पी बी नॉट क्या है। ठीक है, क्योंकि पी ए तो पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन भी समझ गए। ठीक है, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। मान लो कि मैं सिर्फ एक कंटेनर मतलब एक ऐसा कंटेनर लेता जिसमें सिर्फ क्या लेता, मैं ए लिक्विड लेता, ए लिक्विड की वजह से जो भी वेपर प्रेशर आता, ठीक है, वो मेरा पी ए नोट होता। कहने का मतलब जब 100% ए हो उस दौरान जो वेपर प्रेशर आता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा पी ए नोट होता है। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मेरा बी प्रेजेंट है, ठीक है, और बी की वजह से जो प्रेशर आएगा उसे बोलेंगे पी बी नोट। बात क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको लिख भी लेते हैं, दैट इज पी ए एंड पी बी, इट इज partial pressure of A and B at equilibrium। ठीक है, एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। ठीक है, लिक्विड फेज को हम लोग रेजिड्यू भी बोलते हैं। ठीक है, एंड हेयर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, ठीक है, ये क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। पी ए नॉट एंड पी बी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। क्लियर है। तो ये हमारा वेपर प्रेशर निकल कर आया ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा अगर एनालाइज करें इसको इक्वेशन को, ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 है, क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही लोग हैं। ठीक है, तो हमारा जो पी एस है, देखो अगर पी एस को ध्यान से देखो तुम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एवरेज है ये। एवरेज मतलब अगर मैं इसको पी एस को लिखता हूँ इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट, अगर मोल्स ऑफ ए लिखता हूँ प्लस पी बी नॉट मोल्स ऑफ बी, तो अपॉन में क्या जाएगा एन ए प्लस एन बी। तुम ध्यान से देखो ये एवरेज ही तो है, एक का प्रेशर इंटू उसके मोल प्लस दूसरे का प्रेशर इंटू मोल अपॉन टोटल मोल, ये क्या है हमारा एवरेज है, इसे मीन ही बोल देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रेशर है सॉल्यूशन का
वो क्या होगा, कहीं ना कहीं मीन सिचुएशन में होगा, ठीक है, मतलब बीच में होगा। ओके, दूसरा एक और पॉइंट की बात करूं मैं कि कभी भी जो पार्शियल प्रेशर है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं, अगर ये सॉल्यूशन में बात करी जा रही है तो कभी भी वो इसके इक्वल नहीं होगा। इसके इक्वल मतलब प्योर वाले फॉर्म के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि प्योर वाले फॉर्म के इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स से जो मोल फ्रैक्शन है उसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अगर ये 1 हो गया तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब ये है, नोट करके यहाँ पर लिखा जाए कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में उसके प्योर के बराबर नहीं होता है। ठीक है, नोट करके मेरे पॉइंट लिखा जाए कि प्रेशर इन सॉल्यूशन, प्रेशर इन सॉल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट is less than the pure form। ठीक है, प्रेशर इन सॉल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज लेस देन दी प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में वो कम रहेगा। ओके, ना अब ये जो इक्वेशन है इस पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हम यहाँ इस इक्वेशन को इस तरह से लेते हैं कि एक्स वी जो है उसको अगर हम कन्वर्ट करके लिखें, मतलब पी एस इज इक्वल टू लिखा जाए पी ए नॉट, ठीक है, एक्स ए प्लस पी बी नॉट में हम लोग क्या कर दें, 1 माइनस एक्स ए लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा दैट इज़ पी सॉल्यूशन। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो दैट इज़ पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स ए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, पी बी नोट हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन मुझे कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। अगर ध्यान से देख पाओ तो मैं यहाँ अगर लिखूँ नीचे, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो है हमारा ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बीकर में बनता है, तो हम ग्राफ भी क्या बनाएंगे, बीकर में बनाएंगे। इसे बोलते हैं हम लोग बॉक्स डायग्राम। तो मेरे साथ बनाओ इसको। अरे अरे, अच्छा ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, कि जो मेरा वेपर प्रेशर ए का है वो ज़्यादा है। लेट्स एज्यूम पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट, ये एजम्पशन है। ठीक है, क्योंकि जनरली सॉल्वेंट हमारा जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ओके, तो हेयर वेपर प्रेशर और यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। इस साइड से हम स्टार्ट करें, एक्स इज इक्वल टू यहाँ 0 है तो एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर एक्स ए 1 हो जाएगा और एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं एक्स ए इस इक्वेशन में एक्स ए को क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, पी बी नॉट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज पी बी नॉट, मैं एक्सट्रीमम पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं अगर एक्स ए को 1 रख दूँ तो आप इसमें इसको यहाँ पर एनालाइज करके देखोगे, एक्स ए को 1 रखते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी ए नोट आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट मिल चुके हैं, तो 2 पॉइंट को अगर मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पी एस का कर्व बन जाएगा, दैट इज पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर मैं इंडिविजुअल वाले भी बनाऊँ, जो हमारे क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और दूसरा क्या था, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ ये कैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा सीन है। ठीक है,
तो शुरू में अगर मैं बात करूँ एक्स से, अगर यहाँ जीरो है तो एक्स ए, अगर ये जीरो है मोल फ्रैक्शन, तो हमारा यहाँ ये भी ज़ीरो होगा, पी बी ज़ीरो होगा, और जहाँ एक्स से वन होगा वहाँ पी बी भी वन होगा। तो कहीं ना कहीं ये किसका ग्राफ बैठेगा, पी ए का ग्राफ आएगा। ठीक है, दूसरा एक्स भी यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर एक्स भी वन है, तो पी बी वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो हमने तीनों चीज़ें इस कहीं ना कहीं ग्राफ में ले आए। हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर की भी बात कर ली है, टोटल प्रेशर की भी ही बात कर ली है। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हम बोल सकते हैं कि देखो ये वाले जो पॉइंट हैं ये तो एक्सट्रीमम पॉइंट है, ये तो क्या बता रहे हैं कि ये प्योर कंपोनेंट को बता रहे हैं, या तो सिर्फ ए है या फिर बी है। तो कहीं ना कहीं पी एस जो रहेगा वो बीच में रहेगा, जो कि मैंने ऊपर मीन की तरीके से भी बात करी है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पी सोल्यूशन। ठीक है, इज इन बिटवीन पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। क्लियर। एंड जो सॉल्यूशन इस रॉल्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो करते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर प्रेशर आता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, which obey Rolle's law are called ideal solution। क्लियर है। ठीक है, तो ये हुई हमारे आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड, मतलब रोल्स लॉ की बात। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन लिया जाता है कुछ इस तरह से कि एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करना है। एन आइडियल सॉल्यूशन इज formed by mixing 2 moles of liquid A, 2 moles of liquid A and 1 mole of liquid B। ठीक है, which show the vapor pressure कितना 400 mmHg। ठीक है, जिससे कितना प्रेशर मिला 400 mmHg। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन करी गया है कि इफ ऑन एडिंग 2 moles ऑफ बी को और ऐड किया है, तब वेपर प्रेशर जो है वो क्या कर गया है, वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय 100 mmHg। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दो केस दिए हैं, एक इनिशियल जब हमारा वेपर प्रेशर कितना था 400, फिर बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करी, उसके बाद वेपर प्रेशर 100 से घट गया, दैट मीन्स क्या हो गया है 300 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ओके, चलो डिस्कस करते हैं। पहले हमारे मोल्स ऑफ ए हैं 2 एंड मोल्स ऑफ बी क्या है हमारा 1, और हमारा पी एस कितना दिया हुआ है 400 दिया है जो वेपर प्रेशर आया। तो दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूँ तो टोटल कितना 3, तो 2/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें तो दैट इज़ 1/3। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू यहाँ जाएगा दैट इज़ 400 इज इक्वल टू रोल्स लो लगा रहे हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स से कितना है 2/3 प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स भी कितना है दैट इज़ 1/3। तो अगर मैं 3 को उधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 2 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ यहीं पर अगर दूसरी सिचुएशन डिस्कस करूँ मैं, तो अब क्या किया है, नाउ एडिंग 2 moles ऑफ बी। क्या ऐड किया है, बी के 2 मोल ऐड किए हैं, तो अब मोल फ्रैक्शन जो है वो बदल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा 2/3
5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 3/5। क्लियर है। तो पी एस इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 300 इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 2/5 प्लस पी बी नॉट इंटू 3/5। अब 5 उधर ले गए तो दैट मीन्स ये क्या जाएगा 1500 इज इक्वल टू 2 PA0 प्लस 3 PB0। ये है इक्वेशन 2। ठीक है। नाउ अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करके क्या आता है, दैट इज ऑन सॉल्विंग। ठीक है, 2 PA0 की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में डाल दो यहाँ पर। ठीक है, तो निकल कर आ जाता है PA0 जो हमारा यहाँ से निकल कर आएगा वो आएगा 525 mmHg। ठीक है, एंड जो PB0 यहाँ से निकल कर आएगा वो आएगा 150 mmHg। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। क्लियर। ठीक है, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन रॉल्स लॉ। ठीक है, एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू।